हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और साथ में हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि गेट और CSIR में आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इससे पहले जो भी पहले के वीडियोस थे उसमें हमने लिपिड बाइलेयर के बारे में डिस्कशन किया था कि उसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है वो इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन कैसे करता है, क्योंकि ये लिपिड का एक मोनोलेयर दूसरे मोनोलेयर से इंटरेक्शन करता है थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इन्हीं जो भी ये लिपिड बाइलेयर होता है इसी के अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मान लीजिए कि कुछ एक्सटीरियर साइड पे पाए जाते हैं, कुछ इंटरनल साइड पे पाए जाते हैं, कुछ एंकर्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो चैनल्स हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, या लिंकर प्रोटीन। जैसे आपको चैनल पता है आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में, या कैरियर। फिर एंजाइम का काम क्या है, जैसे एडेनाइलेज साइक्लेज जो मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, तो इनके क्या काम है, कैटेलाइज करना, पर्टिकुलर साइक्लिक AMP को बनाना या साइक्लिक GMP को बनाना। लिंकर प्रोटीन का काम क्या है, लिंकर प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मीन्स कि कितने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद अब आप लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन पे आते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, या उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। सेकेंड टाइप है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। थर्ड टाइप है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो अभी तो कुछ कुछ नाम से भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंट्रीगल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स कि ऐसी प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होंगी। पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर है उसके एक्सटीरियर साइड में मीन्स कि उसके सरफेस पे रहेंगी। या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो कि किसी लिपिड मॉलिक्यूल से एंकर होके फॉस्फोलिपिड पे अटैच हों, तो उनको लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहेंगे। तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रीगल प्रोटीन की बात करेंगे। अगर हम लोग इंट्रीगल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पेनेट्रेट इन बाइलेयर टाइटली, डिफिकल्ट टू आइसोलेट इन सॉल्युबल फॉर्म, रिक्वायर्स डिटर्जेंट आयनिक और नॉन आयनिक। मीन्स कि ये ऐसे प्रोटीन है जो कि बाइलेयर में टाइटली बाउंड मीन्स कि टाइटली पेनेट्रेट करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, और इनका आइसोलेशन बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स कि प्रोटीन को अगर सॉल्युबलाइज फॉर्म में लाना है तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटीन इस तरीके से यहाँ पे मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट या एम्बेडेड है। तो इसलिए ये काम करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये भाई लिपिड बाइलेयर और यहाँ पे इस तरह से प्रोटीन है। तो अगर इनको यहाँ से निकालना है तो उसके लिए कुछ रिएजेंट चाहिए होते हैं, और वो रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं कुछ डिटर्जेंट चाहिए होते हैं। डिटर्जेंट क्या है, आयनिक और नॉन आयनिक। अगर हम लोग आयनिक की बात करें तो आयनिक डिटर्जेंट जैसे SDS आपने सुना होगा, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। या फिर अगर नॉन आयनिक की बात करें तो ट्राइटोन भी आपने सुना होगा, ट्राइटोन X100 जो कि एक माइल्ड डिटर्जेंट है। तो इन डिटर्जेंट को यूज करके हम जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एम्बेडेड हैं उनको भी आइसोलेट कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट होता है ये प्रोसीजर। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है किसी भी प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर प्रोटीन किसी एंजाइम के फॉर्म में। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, जनरली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन passes और embedded entirely through lipid bilayer EC to IC phase। मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोटीन इस तरह से कुछ embedded है। तो अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, ये इंट्रासेलुलर फेस है, तो जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मीन्स कि जो लिपिड बाइलेयर में embedded होते हैं, इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं, मोस्टली वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। और जब कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास होते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको पता है हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, तो ये अमाइनो एसिड जो यहाँ पे एम्बेडेड है, यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे अमाइनो एसिड होने चाहिए इस एक्सटीरियर में कि वो कैसे हो, नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर होंगे तभी यहाँ पे वो रह सकते हैं इस तरह के ट्रांस प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे जो ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स की मोस्टली इंट्रीगल प्रोटीन क्या होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं।
उसमें से जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनके पास क्या होगा, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनके पास मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। कुछ पोलर अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, बट सर्टेन केस में कि अगर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कोई केव बना रही है, या क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन गया है कि ये इस एनवायरनमेंट से एकदम अपने आप को एस्केप करी, तो उस केस में हो सकता है। लेकिन जनरली या नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे, और उनके मीन्स कि जो हाइड्रोफोबिक, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मीन्स फैटी एसिड है, तो इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या करेगा, इंटरेक्शन करता है इसके नॉन पोलर अमाइनो एसिड से। मीन्स कि इस नॉन पोलर में जो भी साइड चेन है ये इस लिपिड बाइलेयर के से इंटरेक्शन करेगा, तभी तो ये यहाँ पे रुक सकता है। इसके बाद द मोस्टली आर अल्फा हेलाइसिस लाइक ग्लाइकोफोरिन बट सम आर द बीटा बैरल। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, जैसे आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलाइसिस, बीटा शीट, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है मोस्टली अल्फा हेलाइसिस फॉर्म में होती हैं। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि बीटा बैरल के फॉर्म में भी ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब हो सकते हैं, मेम्ब्रेन में इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो प्रोटीन कौन से होते हैं, बीटा बैरल। बीटा बैरल क्या होता है कि बीटा शीट को अगर हम रोल्ड कर दें तो क्या बना लेगा, एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये बैरल लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा बैरल। तो ऐसी प्रोटीन में जैसे कि पोरिन प्रोटीन जो होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स की इंट्रीगल प्रोटीन होती है बीटा बैरल के फॉर्म में, नहीं तो मोस्टली जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं या फिर इंट्रीगल प्रोटीन होती है वो अल्फा हेलाइसिस के फॉर्म में ही बनती हैं। अब यहाँ पे अल्फा हेलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोफोरिन जो कि आरबीसी का प्रोटीन है, वन पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बीटा बैरल की बात करें तो पोरिन है। तो बट आपको ऑन द होल मोस्टली क्या सोचना है कि जो इंट्रीगल प्रोटीन होती है उनके पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, वो अमाइनो एसिड के साइड चेन मीन्स किससे इंटरेक्शन शो करते हैं, फैटी एसाइड से इंटरेक्शन करते हैं, तभी वो एम्बेडेड रह पाते हैं। और ज़्यादातर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलाइसिस के फॉर्म में रहता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक बार ये इस तरह से मेम्ब्रेन क्या हो रही है, मीन्स की पास हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटॉपिक। अगर इसको स्पैनिंग भी बोलेंगे ना, क्योंकि वन टाइम स्पैन कर रहा है, तो वन स्पैनिंग मीन्स की मोनोटॉपिक स्पैनिंग। और इसके साथ साथ मोनोटॉपिक के साथ साथ मल्टी स्पैनिंग भी हो सकती है, इस तरह से भी प्रोटीन स्पैन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मल्टी स्पैनिंग बोलते हैं। तो जो मोनो टाइप सॉरी अगर वन स्पैनिंग होती है तो उसको हम लोग मोनोटॉपिक बोलते हैं स्पैनिंग को, और अगर मल्टी स्पैनिंग होती है तो उसको पॉलीटॉपिक बोलते हैं। अब जो हाइड्रोफोबिक मीन्स की जो फैटी एसाइल चेन यहाँ पे लिखा है, वेंडरवेल इंटरेक्शन with fatty acyl chain which seal the protein into lipid wall। कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अभी बताया कि ये ऐसा एक फैटी एसिड यहाँ पे है, एक ऐसा फैटी एसिड यहाँ पे है, फिर इधर से भी ऐसा ही फैटी एसिड है, अब यहाँ पे कोई प्रोटीन आ गई, तो इनके बीच में मतलब कि ये जो फैटी एसाइल चेन है, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोफोबिसिटी है और ये जो प्रोटीन एम्बेडेड हुई है, जितनी प्रोटीन एम्बेडेड हुई उसके बीच में वेंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, जिसके थ्रू प्रोटीन सील होती है लिपिड बाइलेयर में। और जैसे कि मान लीजिए इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर, चैनल, ये सब होते हैं। अब ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रीगल प्रोटीन इज एम्फीपैथिक, मतलब अगर कोई प्रोटीन यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स की पास हो रही है तो उसके पास वो एम्फीपैथिक होगी। इसका मतलब क्या है, उसके पास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों अमाइनो एसिड होंगे। जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे, मीन्स कि सपोज कि मान लीजिए यही कोई पॉलीपेप्टाइड है, ये 100 अमाइनो एसिड की है। अब इसमें से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे, ये मान लीजिए हाइड्रोफोबिक है, तो जो ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है ये मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है वो एक्सटीरियर साइड में रहेंगे, या तो एक्स्ट्रासेलुलर फेस में या तो इंट्रासेलुलर फेस में। तो इसीलिए जो इस तरह का जो ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रीगल प्रोटीन होती है वो एम्फीपैथिक होती है, मीन्स कि इनके पास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। पोर्शन ऑफ इंट्रीगल प्रोटीन प्रोजेक्ट इनटू साइटोसोल और ईसी स्पेस टेंड टू मोर लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन अमाइनो एसिड विच चार्ज और स्ट्रांगली पोलर न्यूट्रल लोकेटेड एक्सटीरियर इंटरेक्ट विद वाटर। यहाँ पे इनका मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड
मान लीजिए ट्रांस मेम्ब्रेन में ये तो अमाइनो एसिड यहाँ पे जो भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड थे यहाँ आ गए। अब जब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जब यहाँ आएगी या यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे वो अमाइनो एसिड होंगे जो कि चार्ज्ड होंगे या फिर पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे। तो वहां यहाँ पे उस तरह के अमाइनो एसिड होंगे, और जब ये इस तरह के अमाइनो एसिड होंगे तो ये ज्यादातर कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर, मींस ग्लोबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस और क्योंकि यहाँ भी क्या है, वाटर सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, यहाँ भी वाटर सॉल्वेंट है, तो मेनली क्या होता है, प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है और यहाँ पे चार्ज और नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं। द ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी एंड नेक्स्ट यहाँ पे नीचे चला गया है, यहाँ पे आगे दिया हुआ था कि जो मीन्स कि बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है वो 7 पास मेम्ब्रेन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ग्लाइकोफोरिन है वो सिंगल पास मेम्ब्रेन है, या बैक्टीरियो रोडोप्सिन जो होता है उसमें 7 पास मेम्ब्रेन होता है। तो ये क्या है, ये सब इंट्रीगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या है, ये अल्फा हेलाइसिस है, तो ये क्या है, ये इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर ने ये बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाया, ये एक मोनोलेयर है, एक मोनोलेयर ये है, दोनों मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है फॉस्फोलिपिड का। जो फॉस्फोलिपिड का मीन्स की कैसा हाइड्रोफिलिक एंड है वो आउटर साइड में, मीन्स की या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में है या तो इंट्रासेलुलर फेस में है, जहाँ पे वाटर वाटर दोनों तरफ है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। इस तरीके से अब यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रेट होगी, तो जो प्रोटीन में नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे तो वो प्रोटीन यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन के फॉर्म में यहाँ लिपिड के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, वैंडर वाल इंटरेक्शन होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्फा हेलाइसिस है। या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन भी देखिए, जो ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे बन रही है वो किस तरह से बन रही है कि ग्लोबुलर प्रोटीन में जो एक्सटीरियर साइड है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस साइड में क्या हुआ है, इस साइड में चार्ज और नॉन पोलर पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इसीलिए ग्लोबुलर फॉर्म में चली गई है। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि लिपिड लिंक्ड होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे कि जिनमें प्रोटीन क्या होंगी, लिपिड लिंक्ड होंगी, तो उनको हम लोग बोलते हैं एंकर्ड प्रोटीन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। या कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं या लिपिड जिनके ऊपर प्रोटीन्स मीन्स की कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, तो चाहे उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहिए या फिर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन किस तरीके से, ये सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि अल्फा हेलाइसिस से बनी है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये ग्लोबुलर फॉर्म इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर साइड में क्या है, चार्ज और नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे देखिए तो आपको हमने इंट्रीगल प्रोटीन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो इंटायरली आउटसाइड आइदर ईसी और आईसी, ये वैसे ऐसे प्रोटीन हैं कि मान लीजिए ये आपका लिपिड बाइलेयर, देखिए यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, या तो ये मान लीजिए ईसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, ये इंट्रासेलुलर फेस साइटोसोलिक फेस है, तो या तो ये इस तरफ लाई रहेंगे या तो इस तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि, और ये किससे कैसे अटैच होते हैं, नॉन कोवेलेंटली अटैच होते हैं यहाँ पे देखिए। और कौन से इंटरेक्शन होते हैं, क्योंकि अब ये मेम्ब्रेन में तो ट्रांस मेम्ब्रेन हुए नहीं, तो इनके पास बेसिकली क्या होगा, कम ही हाइड्रोफोबिक मीन्स अमाइनो या नॉन पोलर अमाइनो एसिड का कंटेंट कम होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, बाउंड विद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स कि ये यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू यहाँ पे जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। नॉट इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में जो ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करता है। इनका आइसोलेशन बहुत ही इजी होता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं क्योंकि ये तो एक्सटीरियर साइड में पड़ी हुई हैं, मीन्स कि एकदम पेरिफेरी पे हैं, इसीलिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहा गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया। तो इनको आइसोलेट करना बहुत ही इजी है, मीन्स कि माइल्ड एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी इसको किया सकता है। अगर थोड़ा सा हम आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करेंगे इन्वायरमेंट का, तो भी ये प्रोटीन क्या हो जाएंगी कि शो करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया, सॉरी मेरी पेन नहीं चल रही है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे अगर इसमें माइल्ड हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि अगर हमने मान लीजिए जो भी इन्वायरमेंट में प्रोटीन इस फॉर्म में है, अगर हमने उसका आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा कि ये प्रोटीन इजीली निकल जाएंगी। या हमने पीएच को एक्सट्रीम कर दिया, मान लीजिए प्रोटीन लो पीएच में रहना पसंद करती है, हमने हाई पीएच कर दिया, या हाई मीन्स कि पीएच को अगर हमने जो भी फिजियोलॉजिकल पीएच है, मान लीजिए फिजियोलॉजिकल पीएच तो आपको पता है उस पीएच में अगर 7 to 7.5 में वो रह रहा है प्रोटीन, बट उसका हमने पीएच को एक्सट्रीम कर दिया, ज़्यादा लो कर दिया या ज़्यादा हाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये प्रोटीन बहुत इजीली निकाली जा सकती हैं। और इंटरफेयर विद मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन और प्रोटीन लिपिड बाइलेयर रिमेन लिपिड बाइलेयर इंटैक्ट। और किस तरह से मीन्स कि ये जो भी मान लीजिए हमने बताया हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है या पीएच है, तो ये किससे इंटरफेयर करता है, जो वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इनके बीच में है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में इंटरफेयर करता है। और चाहे प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन हो, चाहे प्रोटीन लिपिड बाइलेयर का इंटरेक्शन हो, तो उससे इसको रिलीज करा देता है। और साथ में जो लिपिड बाइलेयर वो इंटैक्ट वैसा ही रहता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, फाइब्रल नेटवर्क स्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स कि ये क्या है कि कहाँ पे हेल्प करता है कि फाइब्रल नेटवर्क स्केलेटन का फॉर्मेशन है, मैकेनिकल सपोर्ट है, तो उन सब जगह पे ये प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन हेल्प करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन हेल्प करती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पे दी हुई है वो क्या है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। 2 टाइप के प्रोटीन हम जान चुके हैं, इंट्रीगल प्रोटीन और कौन सा, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंट्रीगल और पेरिफेरल के बारे थर्ड कैटेगरी क्या है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड का प्रोटीन का मतलब क्या, ऐसी प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू लिंक हो, तो उनको हम लोग लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन कोवैलेंटली, ऐसे प्रोटीन कैसे होते हैं, कोवैलेंटली बाउंड टू लिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। अब इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी क्या है, फैटी एसाइल लिंक्ड प्रोटीन, मीन्स कि फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन होते हैं। ऐसे प्रोटीन में क्या होता है कि फैटी एसिड, जैसा हमें पता है कि बहुत सारे लॉन्ग, शॉर्ट या मीडियम साइज के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कोवैलेंटली प्रोटीन से अटैच, मान लीजिए प्रोटीन है, इससे कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल चाहे वो लॉन्ग चेन हो, शॉर्ट चेन हो, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा, कोवैलेंटली जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद ये मीन्स क्या होगा, फॉस्फोलिपिड के थ्रू, इसी के थ्रू अटैच हो जाएगा मीन्स की। तो ये क्या होता है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होती है। तो ऐसे प्रोटीन में क्या हो गया कि ये पहला जो फैटी लिंक मीन्स की फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन है, इनमें जो लिंकेज होता है वो होता है अमाइड और थायोएस्टर लिंकेज। अभी हम लोग इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे। अब सबसे पहला इसमें, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, माइरिस्टोल, माइरिस्टोल, या तो ये क्या होता है, एक माइरिस्टिक होता है, माइरिस्टिक फैटी एसिड होता है। जो माइरिस्टिक फैटी एसिड होता है वो 14 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इससे ये क्या होता है कि माइरिस्टोल ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप के थ्रू मीन्स कि माइरिस्टोल से प्रोटीन जुड़ जाती है और फिर वो फॉस्फोलिपिड से लिंक हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन। और इसमें लिंकेज क्या होता है, अमाइड लिंकेज, मीन्स कि ये जो फैटी एसिड है और प्रोटीन के बीच में कौन सा लिंकेज हो जाएगा, अमाइड लिंकेज हो जाएगा। अमाइड लिंक ऑफ एन टर्मिनल ग्लाइसिन, मीन्स कि प्रोटीन का, मान लीजिए ये प्रोटीन है, इसका ये एन टर्मिनल है, तो इसके एन टर्मिनल पे जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होगा उससे क्या जुड़ जाएगा, माइरिस्टोल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो गई और ये अटैच हो जाएगी फैटी लिपिड बाइलेयर से। फिर सेकंड कैटेगरी क्या है फैटी सेल में, पाल्मिटॉइल। पाल्मिटॉइल में हमने क्या बताया है कि ये जो पाल्मिटॉइल होता है वो 16 कार्बन, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पाल्मिटॉइल को शायद मैंने 18 कार्बन बोला, तो उसके लिए मुझे सॉरी बोलना है और आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि जो पाल्मिटिक एसिड होता है वो 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये है, तो ये इस पे, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड है तो ये ग्रुप जुड़ता है थायोएस्टर लिंकेज से
प्रोटीन के सी टर्मिनल पे या एन टर्मिनस पे जहां पे सिस्टीन रेजिड्यू, मान लीजिए ये प्रोटीन है हमारी और इसका ये एन टर्मिनस है या सी टर्मिनस है, तो इसके एन टर्मिनस पे या सी टर्मिनस पे जो भी सिस्टीन रेजिड्यू है, इस रेजिड्यू से क्या होगा कि ये थायोएस्टर लिंक के थ्रू पाल्मिटिक एसिड जुड़ जाएगा और वो प्रोटीन को हम लोग पाल्मिटोइलेटेड प्रोटीन बोलने लगते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पाल्मिटोइल ग्रुप जब जुड़ जाएगा तो पाल्मिटोइलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो उस प्रोटीन तो ये प्रोटीन, अब इन प्रोटीन्स में एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है एसआरसी फैमिली काइनेजेस। एसआरसी फैमिली काइनेजेस क्या होते हैं? ये होते हैं ये होते हैं टायरोसिन काइनेजेस। टायरोसिन काइनेजेस मींस कि ये ऐसे प्रोटीन, जैसे आपको पता है एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, एक होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कैटेगरी में ये नहीं आता है, ये आता है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में। मींस कि कुछ ऐसे भी रिसेप्टर मींस कि टायरोसिन काइनेज होते हैं जो कि नॉन रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मींस कि जो फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन होते हैं वो आपने देख लिया कि कितने तरह के होते हैं, या तो माइरिस्टोइल ग्रुप से जुड़ा हो या तो पाल्मिटोइल ग्रुप से जुड़ा हो। तो उनको हम लोग फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? लिपिड एंकर प्रोटीन में ही आया। सेकेंड कैटेगरी है आइसोप्रिनोइड और प्रेनाइल ग्रुप। मीन्स कि हम जैसे कि आप लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े होंगे तो उसमें आइसोप्रिनोइड पाथवे पढ़ते हैं, आइसोप्रिनोइड ग्रुप पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि जैसे फार्नेसाइल आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो फार्नेसाइल होता है ये 15 कार्बन का होता है लिपिड मॉलिक्यूल। ये जर्नाइल को देख सकते हैं, ये क्या होता है? 20 कार्बन का ग्रुप होता है। तो इस तरह के ग्रुप जुड़ जाते हैं प्रोटीन से, और किसके थ्रू? थायोएस्टर लिंकेज के थ्रू। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिस्टीन रेजिड्यू, मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पे जो सी टर्मिनस पे जो सिस्टीन रेजिड्यू है, उस रेजिड्यू से या तो फार्नेसाइल जुड़ जाए या कोई भी प्रेनाइल ग्रुप किसको बोलेंगे? चाहे वो फार्नेसाइल हो या जर्नाइल हो, तो 15 to 20 कार्बन के लिपिड मॉलिक्यूल लिंक्ड हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेनाइल ग्रुप लिंक्ड प्रोटीन, या नाम भी हो सकता है कि जर्नाइल ग्रुप से लिंक्ड है या फार्नेसाइल ग्रुप से लिंक्ड है। तो इस तरह के प्रोटीन को हम लोग प्रेनाइल ग्रुप लिंक्ड प्रोटीन बोलते हैं। अब थर्ड कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड का मतलब कि जैसे कि आपने सुना होगा ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल, है ना, इनोसिटॉल ग्रुप से जुड़ जाए, है ना। ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल क्या है? ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल एक फॉस्फोलिपिड है। इस फॉस्फोलिपिड से जब कोई प्रोटीन लिंक्ड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। और ज्यादातर ये क्या है कि ये अमाइनो एसिड एट सी टर्मिनस थ्रू अमाइड लिंक, इसके बीच में कौन सा लिंक होता है? अमाइड लिंक होता है। ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल लिंकेज पाया जाता है, आर कॉल्ड जीपीआई। और इस तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं आउटर सरफेस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटर लीफलेट में या एक्सोप्लाज्मिक फेज में, क्योंकि जो ये ऊपर वाले प्रोटीन है ये तो इनर सरफेस में, मींस कि इनर लीफलेट में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जो ये वाले प्रोटीन है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है, ये सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं। ये हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, आउटसाइड लिपिड लेयर ऑन आइदर ईसी, जो हमने भी बताया, आर कोवेलेंटली अटैच्ड लिंक्ड लिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग पहला फैटी एसाइलेटेड की बात करें, सॉरी फिर से मेरा पेन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए क्या है, एमाइड ग्रुप ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन है, ये भी फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन है। और हमने क्या बताया कि जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, ये देख सकते हैं कि अगर एमाइड होता है या थायोस्टर लिंकेज होता है। माइरिस्टिक एसिड में क्या होता है? जो माइरिस्टिक फैटी एसिड होता है उसमें अमाइड लिंकेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अमाइड का दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइरिस्टिक एसिड होगा। तो माइरिस्टिक एसिड फैटी एसिड से यहाँ पे लिंक होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये मान लीजिए ये क्या है? लिंकेज दिखा रहा है। ये फैटी एसिड से यहाँ पे इस तरह से लिंक है। और यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है ना, तो लिपिड मॉलिक्यूल जो
है उसमें क्या है कि ये अमाइड ग्रुप से इस तरह से प्रोटीन के इस मॉलिक्यूल से अटैच है, ग्लाइसिन से। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा जो पाल्मिटिक एसिड वाला था, पाल्मिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थायोएस्टर लिंकेज है, और थायोएस्टर ये प्रोटीन है, प्रोटीन का ये सिस्टीन ग्रुप है, यहाँ से थायोएस्टर लिंकेज शो कर रहा है और ये इस तरह से यहाँ पे अटैच हो गया है। फिर अगर हम लोग प्रेनाइलेटेड प्रोटीन मतलब कि जो प्रेनाइल ग्रुप की बात करें, उसकी हम लोग बात करें तो वहां भी थायोएस्टर लिंकेज था, तो यहाँ पे ये देखिए थायोएस्टर लिंकेज, ये यहाँ भी देखिए थायोएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ भी सिस्टीन रेजिड्यू होता है। और पर्टिकुलर हमने पहले ही बता दिया कि कहाँ पे सी टर्मिनल होगा, कहाँ पे एन टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि ये यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर ये लिंक्ड हो जाएंगे प्रोटीन। और ये सब देखिए कहाँ पे दिखा रहा है कि इंट्रासेलुलर फेस मींस कि इनर लीफलेट में ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मींस कि जीपीआई एंकर प्रोटीन हमने बताया कि मींस कि वो सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं, तो ये जीपीआई एंकर प्रोटीन मींस कि ग्लाइकोसिल इनोसिटोल लिंक्ड फॉस्फोलिपिड लिंक्ड प्रोटीन है, एंकर प्रोटीन, और यहाँ भी एमाइड लिंकेज होता है। तो इस तरीके से ये पूरे सभी लिपिड एंकर प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे एक हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है। अब मींस कि ये बेसिकली हाइड्रोपैथी प्लॉट इंट्रीगल मेम्ब्रेन के लिए ही होता है। ये पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या इंट्रीगल मेम्ब्रेन को जानने के लिए होता है। और हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या होता है, अब हमें समझना है कि इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रेट की है। पहला तो ये कि की है, दूसरा ये कितना की है, कितने रेजिड्यू अंदर इंटीग्रेट किए, फिर या कितने पास हुए हैं, 1 पास है, 7 पास है, तो ये सब पता करने के लिए हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नोइंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ एन इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन आइडेंटिफाइड ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट यूजिंग हाइड्रोपैथी प्लॉट। मीन्स कि हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या करता है कि मान लीजिए ये आपका मेम्ब्रेन है और इसमें जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इसको ये ट्रांस मेम्ब्रेन हुई है, इसको जानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने सेगमेंट मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सेगमेंट ये मीन्स की इंटीग्रेट हुई है, एम्बेडेड हुई है, इसको जानने के लिए हाइड्रोपैथी प्लॉट का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड। मीन्स कि क्योंकि यहाँ पे तो वही अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड ही तो अंदर गए हैं, तो क्या होंगे कि उनमें हाइड्रोफोबिसिटी है नॉन पोलर अमाइनो एसिड में, तो कि इस तरीके से हम लोग पता करते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू। अब बेसिकली हमने ये भी बताया कि जो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो कैसी होती हैं, ज़्यादातर वो अल्फा हेलाइसिस होते हैं। तो ये जो हाइड्रोपैथी प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का अल्फा हेलिकल के फॉर्म में जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसी को ये पहचान मीन्स उसी को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, उसी को ये एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता है। तो इसलिए पहला तो ये हो गया कि ये उन मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए जो कि हेलिकल फॉर्म में मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन, मान लीजिए बीटा बैरल भी हमने बताया, तो बीटा बैरल नहीं पता किया जा सकता है, सिर्फ क्या पता किया जा सकता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें से भी ये जो सेगमेंट है, जो भी अगर आपको कोई भी ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट दिख रहा है तो मिनिमम उसमें 20 to 30 अमाइनो एसिड का सेगमेंट ही ट्रांस हो मीन्स की पास हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अल्फा हेलिकल सीक्वेंसेस 20 to 30 अमाइनो एसिड नॉन पोलर स्पैन थिकनेस 30 एंगस्ट्रॉन। मीन्स कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये बाइलेयर है, इस बाइलेयर में ये प्रोटीन इंटीग्रेट हुई है, तो जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन, जब एक बार ट्रांस मेम्ब्रेन जाता है तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन होता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 अमाइनो एसिड होंगे, तभी ये पूरी लिपिड बाइलेयर से जा सकता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए जो हमारी लिपिड बाइलेयर होती है वो 30 एंगस्ट्रॉन की होती है, 30 एंगस्ट्रॉन की लिपिड बाइलेयर होती है, और हमें पता है कि जो अल्फा हेलाइसिस में एक अमाइनो एसिड का जो स्पेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 होता है, तो 30 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी वैल्यू आएगी वो 20 के आसपास आ जाएगी। मीन्स कि 20 के आएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि 20 मान लीजिए क्या हो गया, सॉरी, हाँ, इसके बाद अब हम लोग
यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो गया कि 20 अमाइनो एसिड के अप्रॉक्स आ गई। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि मिनिमम जब ट्रांस मेम्ब्रेन कोई प्रोटीन होगी तो 20 अमाइनो एसिड होंगे और उसके बाद भी हो सकते हैं 20 to 30 हो सकते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि बाई लेयर की जो थिकनेस होती है वो 30 एंगस्ट्रॉन होती है और फिर इसके बाद और ये, हाँ, अगर हम ये बोले कि 30 कैसे हो गई, मान ली 20 तो इससे निकल आ रहा है, तो कुछ बाई लेयर में जैसे स्फिंगोमाइलिन है तो उनका जो जब उनसे बाई लेयर बनती है तो क्योंकि उसमें क्या होती है, स्ट्रेट फैटी एसिड चेन होती है, तो इसका जो ये साइज हो जाता है वो 45 के अप्रॉक्स हो जाता है, 45 एंगस्ट्रॉन के अप्रॉक्स हो जाता है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि हम इसको 145 बाई 1.5 करेंगे तो हमारा 30 के अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उनमें जो अल्फा हेलाइसिस मींस ट्रांसपास हुआ है उसके पास मिनिमम 20 अमाइनो एसिड एक मेम्ब्रेन को एक बार पास करने में यूज होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी अल्फा हेलाइसिस होते हैं उनमें 20 to 30 अमाइनो एसिड नॉन पोलर रेजिड्यू मींस कैसे अमाइनो एसिड ट्रांस मेम्ब्रेन शो कर सकते हैं, नॉन पोलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द पोलरिटी ऑफ ईच अमाइनो एसिड मेजर एक्सपेरिमेंटली बाय फ्री एनर्जी चेंज associated with movement of amino acid chain from hydrophobic solvent into वाटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मान लीजिए सपोज इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर, क्योंकि अमाइनो एसिड कैसे है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है तो हाइड्रोफोबिसिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर नॉन पोलर अमाइनो एसिड को जहाँ पे वाटर है इस कंटेंट में डालेंगे तो वो अपना एक जगह पे रहेंगे और जब वाटर में वो रहते हैं तो उस समय उनका जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसी को बोला जाता है मीन्स कि उसी से हाइड्रोफोबिसिटी उसकी डिनोट की जाती है। तो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं उनका फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव साइड में होता है, डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं उनका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव साइड में होता है। अब आपको डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब मालूम होगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तब तक आप थोड़ा सा इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि जो ऐसा किसमें हो, क्योंकि वाटर जो आपकी जो चेन है, हाइड्रोफोबिक चेन है या नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, उनको वाटर में रखा जा रहा है, उनके पास हाइड्रोफोबिसिटी, तो उनको वाटर में रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वही क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, और वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड के लिए। तो उसको ही, तो जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं उनको एक इंडेक्स के फॉर्म में बना दिया गया है कि अगर उन अमाइनो एसिड को सपोज फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा ये करने की जरूरत क्या पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए लिपिड बाइलेयर, यहाँ पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन मींस की ट्रांसपास हो रही है, तो अब यहाँ पे तो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, इसके बाद इसको हाइड्रोफोबिक से अब यहाँ पे कहाँ जाना हो रहा है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ से यहाँ जाना हो रहा है, फिर इसके बाद ऐसे हो रहा है। तो मींस की क्या है कि ये मूवमेंट हो रहा है अमाइनो एसिड का, कहां से किस सॉल्वेंट से किस सॉल्वेंट की तरफ, द अमाइनो एसिड चेन फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट इनटू वाटर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं तो क्या किया गया है कि एक हाइड्रोपैथी इंडेक्स बनाया गया है। अब हाइड्रोपैथी अगर इंडेक्स की बात करें तो एक बहुत ही मींस की, इसको हम रब कर देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करें कि अगर हम लोग हाइड्रोपैथी इंडेक्स की बात करें तो हाइड्रोपैथी इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक दिया है, टेबल दिया हुआ है, उसको बोलते हैं काइट डू लिटिल, हाँ, तो काइट डू लिटिल करके एक इन्होंने टेबल दिया हुआ है, काइट डू लिटिल। हाँ, तो अब ऐसे तो और भी साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम हॉपवुड्स है, लेकिन बहुत ही फेमस जो टेबल है वो काइट डू लिटिल का है। इन्होंने इस टेबल में सभी अमाइनो एसिड का फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, और उसी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट की प्लॉटिंग करते हैं। उन्हीं जो भी वो अमाइनो एसिड का जो भी उन्होंने क्या दिया है, हाइड्रोपैथी मींस की पूरा उनका फ्री एनर्जी चेंज का इन्होंने डेटा दिया है कि जो अमाइनो एसिड, भाई जो अमाइनो एसिड नॉन पोलर होगा, तो नॉन पोलर होगा तो उसका मींस की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज होगा, जो चार्ज होगा उसका क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे अमाइनो एसिड का
इस तरह से दे दिया है और उसी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट को प्लॉटिंग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट दैट फ्री एनर्जी चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर टू वाटर, मीन्स की पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए क्योंकि जो फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है वो मीन्स कि उसके लिए एनर्जी चाहिए। ट्रांसफर टू वाटर मीन्स कि हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट से वाटर की तरफ जाएगा तो वहां पे क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। द सेगमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिक, और वह कैसा सेगमेंट जा रहा है, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, एंड द वैल्यू असाइंड इज एन इंडेक्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। तो क्या हुआ, काइडू लिटिल ने क्या किया कि ऐसा एक इंडेक्स बना दिया है कि उसमें पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट से वाटर वाले एनवायरनमेंट में जाना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बनाया गया और उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोपैथी प्लॉट का क्या बना हुआ है, एक प्लॉटिंग किया गया। अब कैसे किया गया, मान लीजिए कोई एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि 100 अमाइनो एसिड की है, मान लीजिए 100 अमाइनो एसिड की चेन है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। अब इन 100 में से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंडेक्स है, अब ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रोटीन में कितना ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इस प्रोटीन को पहले निकालेंगे, फिर सीक्वेंसिंग करेंगे, इसका सीक्वेंस जानेंगे, फिर हम लोग प्लॉट को मींस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए जब हम इसका इंडेक्स जब सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो हम उसका इंडेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो ये हाइड्रोपैथी प्लॉट को जब प्लॉटिंग की जाती है तो उसका कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ये तो 100 अमाइनो एसिड का हमने चेन बताया, अब हम इसमें से सपोज कि 11 ही लिख देते हैं या 12 लिख देते हैं। एलिनिन है, मान लीजिए ग्लाइसिन है या फिर आर्जिनिन है, इस तरह से कुछ है अमाइनो एसिड दिए हुए हैं। अब जैसे एलिनिन है तो एलिनिन क्या है, एक तरीके से इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि ये कैसा अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक टाइप का है। इसके बाद ग्लाइसिन की बात करें तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, आर्जिनिन की बात करें तो फिर नेगेटिव होगा, फिर अगर हमने वैलिन कर दिया तो पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या है, ये जैसे जैसे हाइड्रोफोबिसिटी अमाइनो एसिड में उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए 11 अमाइनो एसिड है, तो जो हाइड्रोपैथी प्लॉट को प्लॉट करने का जो तरीका होता है कि पहले तो हम लोग जो सीक्वेंस को एक मीन्स की एक पर्टिकुलर विंडो को लेते हैं, उस विंडो में हम लोग ऑड सीक्वेंस लेते हैं। ऑड सीक्वेंस लिया, मान लीजिए कि 5 लेंगे या 7 लेंगे या 11 लेंगे, तो मान लीजिए हमने 11 लिया। अब हमने यहाँ पे 11 अमाइनो एसिड को ले लिया। 11 अमाइनो एसिड का सबका हमें हाइड्रोपैथी इंडेक्स पता है, मीन्स कि उनकी हाइड्रोफोबिसिटी या जो भी उनका फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1.8 है, इसकी वैल्यू 0.8 है, मान लीजिए कुछ भी है। तो हमने क्या किया, 11 अमाइनो एसिड लिया और सबकी इन वैल्यूज को 11 अमाइनो एसिड की वैल्यूज को जोड़ दिया, मीन्स की एवरेज ले लिया इसका। तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए 10 ही आया और उसको डिवाइड कर दिया, कितने 11 अमाइनो एसिड थे। अब इसके बाद जो भी वैल्यू एक्स वैल्यू आई, उस वैल्यू को अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड मिड में है, तो 11 में से 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होगा वो मिड में होगा, तो उस अमाइनो एसिड को हम उस अमाइनो एसिड की इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। फिर से सुन लीजिए कि हमने क्या किया कि मान लीजिए कोई भी रेजिड्यू है या पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनमें से जो भी अमाइनो एसिड हैं उनका जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स के अकॉर्डिंग या फ्री एनर्जी चेंज का जो वैल्यू है सबको रख दिया। इसके बाद उन वैल्यूज का एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद उन वैल्यूज का जो भी नंबर आया उस नंबर को हम बीच के अमाइनो एसिड को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने उसके वैल्यूज को असाइन किया जाता है फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसको छोड़ के फिर यहां से ऐसे करेंगे, इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे करते एक एक अमाइनो एसिड को छोड़ छोड़ के हम एक विंडो बनाते जाएंगे और उसके थ्रू हम वैल्यूज को निकालते जाएंगे और उन वैल्यूज को हम यहाँ पे इस तरह से प्लॉट करते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसी पर्टिकुलर मीन्स की ये ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन का है। ये तो एकदम रियल ग्राफ है ग्लाइकोफोरिन का, जैसा हम तो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब तो इस तरह से क्या हुआ, तो इसको इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोपैथी प्लॉट को मींस की बनाया जाता है उसको बोला जाता है स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पर्टिकुलर एक विंडो को बनाया गया, निकाला गया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया, ऐसे किया गया, फिर निकाला गया और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अब जैसी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आई तो हम इस तरफ रखेंगे, पॉजिटिव आई तो इस तरफ रखेंगे और जितनी ज्यादा पॉजिटिव आती जाएगी तो ये इस तरह से वैल्यू दिखाएगी। अब ये एक पीक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है।
और ये किस तरफ दिख रहा है, पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, तो मीन्स कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का एक ट्रांस मेम्ब्रेन बना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये भी एक दिख रहा है, तो अब हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो हमने बताया कि जब कोई ट्रांस मेम्ब्रेन होगी तो वो 20 to 30 अमाइनो एसिड की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40, तो बीच में कितने अमाइनो एसिड हो गए, 20 अमाइनो एसिड हो गए। तो मीन्स कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो 20 अमाइनो एसिड की है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उतने अमाइनो एसिड नहीं है, यहाँ पे कम है, तो इसलिए ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो भी ये मीन्स कि जब इसका प्लॉट ग्लाइकोफोरिन का किया गया होगा तो ये स्टार्टिंग में पहले ये हाइड्रोफिलिक मीन्स की नेगेटिव वैल्यू आई होगी, फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे जैसे आई फिर यहाँ पे एक पीक आया। अब ये पीक कैसे आता है, मान लीजिए, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं। कि कैसे इसका पॉजिटिव वैल्यू आया। अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है, ये हमने बोला कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू थी, इसीलिए तो ये यहाँ ऊपर साइड में बढ़ा, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए नीचे आया। तो ये एक तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन शो कर रहा है। अब मान लीजिए ये आपका लिपिड बाइलेयर है, जब कोई प्रोटीन यहाँ अंदर आना शुरू हुई, जब वो अपने मिड पे पहुंचती है प्रोटीन, तो उस समय ये हमें पीक दिखेगी और इसके बाद फिर से वो वापस बाहर जाने का करेगी। तो मीन्स कि जब अंदर आ रही है तो हमें ये लाइन मिल रही है, जब ये बीच में पहुंची तो हमें उस जगह पे पीक मिल गई, और जब ये फिर से वापस निकल रही है तो ये क्या हो रही है कि ये ऐसा मिल गया। तो इस तरीके से ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग हाइड्रोपैथी इंडेक्स के थ्रू जानते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रीगल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने सेगमेंट्स प्रोटीन के गए हैं अंदर, ट्रांस बाईपास हुए हैं प्रोटीन से, मेम्ब्रेन में गए हैं अंदर, तो उसको हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू करते हैं। वैसे हाइड्रोपैथी प्लॉट बायोकेमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, कभी इसको डिटेल में हम बाद में समझा देंगे, लेकिन सेल बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में आपको इतना समझना है कि किस तरीके से हाइड्रोपैथी प्लॉट को देखते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं ये छोड़ दीजिए, देखते कैसे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा जी वैल्यू है, और यहाँ पे वो जब नेगेटिव साइड में आएगी तो ये कैसे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे जब पॉजिटिव साइड में आएंगे तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। और जितने भी यहाँ पे आपको अगर 20 to 30 के बीच में अगर आपको जितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट मिलेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि इतने बार प्रोटीन बाईपास मींस की पास हुई है मेम्ब्रेन से। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, तो एकदम आपको एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं है, बट 99% सिमिलर ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो मान लीजिए कि ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन है, यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन और बैक्टीरियोरिडोप्सिन प्रोटीन का हाइड्रोपैथी प्लॉट दिखाया गया है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोफोरिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कैसा रीजन है, हाइड्रोफिलिक रीजन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोफिलिक, सॉरी ये उल्टा लिख गया है, इसको आप कंसीडर मत करिएगा। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। अरे सॉरी हाइड्रोफोबिक ये है और हाइड्रोफिलिक ये है, जैसा हमने अभी पहले बताया। तो अभी यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिख गया था, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है, क्योंकि ये जी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और ये कैसी है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब ये क्या है, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अमाइनो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 50 है, तो इसके बीच में 10, 20, 30, 40 तक आएगा, फिर 60, 70, 80, 90 इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो ये वाला जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा है, ये इस जगह पे लगभग दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 अमाइनो एसिड के बीच में रेशियो आएगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि मीन्स की ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन को आइसोलेट किया गया होगा, फिर उसका सीक्वेंसिंग करके हाइड्रोपैथी प्लॉट निकाला गया होगा। तो स्टार्टिंग में हाइड्रोफिलिक सीक्वेंस दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन इस तरह से एक बार ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स की एक बार सिंगल पास होती है, तो इसलिए इस वाले रीजन का जो लोकेशन है वो ये है। ये क्या दिखा रहा है कि कितने पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, मीन्स की यहाँ पे नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, और एक बाईपास प्रोटीन आपको एक सिंगल पास प्रोटीन दिख रही है। और कितने अमाइनो एसिड की नॉन पोलर हो गया, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर 20 to 30 अमाइनो एसिड की होगी। अब तो यहाँ पे देखिए ऐसा सेगमेंट, ये पूरा हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्फीपैथिक
हमारा पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे आप ये जो रीजन में हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद बैक्टीरियोरोडोप्सिन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हाइड्रोफिलिक या मतलब पोलर होंगे या चार्ज अमाइनो एसिड होंगे, और ये कैसे अमाइनो एसिड है, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सेगमेंट्स नॉन पोलर अमाइनो एसिड के दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, मान लीजिए ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, और इसका अप्रोक्सीमेटली 200 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लिया गया। ये 100 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था, ये 200 अमाइनो एसिड का रेजिड्यू लिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पहला सेगमेंट हमें ये जो दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 लिखा है तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 20 होंगे, यहाँ पे 40 होंगे अमाइनो एसिड, मतलब ये एक स्केल यहाँ पे ऐसे शो हो रहा, 60, 80 इस तरह से शो हो रहा। तो अगर हम इसको अमाइनो एसिड का कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 अमाइनो एसिड का रेशियो यहाँ पे आएगा। तो पहला एक सेगमेंट दिखा, फिर इसके बाद ये हाइड्रोफिलिक दिख रहा है, फिर इसके बाद दूसरा दिखा, फिर इसके बाद तीसरा दिखा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ पे सेगमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर बाईपास हुए हैं, और इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो ये क्या, ये हाइड्रोपैथी प्लॉट है, और हाइड्रोपैथी इंडेक्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है नॉन पोलर मीन्स की अमाइनो एसिड्स का, उसके अकॉर्डिंग निकाल दिया गया। तो मतलब हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या होता है कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो उनका फ्री एनर्जी चेंज क्या है वाटर में, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स को यूज करके हाइड्रोपैथी प्लॉट को प्लॉटिंग करके हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को पता कर सकते हैं कि कितने मींस सेगमेंट्स हैं। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कुछ मीन्स की प्रोटीन है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं। आपको पता है रिसेप्टर्स में जैसे टायरोसिन रिसेप्टर काइनेजेस होते हैं, या प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बाइंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर से, मीन्स की इस तरह के रिसेप्टर क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करते हैं और सिग्नलिंग करते हैं, सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है। तो ये रिसेप्टर की कैटेगरी हो सकती है। मीन्स की हम आपको डिफरेंट प्रोटीन के टाइप बता रहे हैं जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फिर दूसरी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है, कि किस तरीके से सोडियम आउट होता है, पोटेशियम इन होता है। हमें पता है कि सोडियम अंदर कैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये पंप का काम होता है प्रोटीन का। एंजाइम्स की बात करें जैसे एडेनाइलेज साइक्लेज या गुआनिलेज साइक्लेज, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, साइक्लिक ईएमपी या साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एंकरिंग में काम करते हैं, जैसे कि इंटीग्रिन प्रोटीन होती है कि किस तरीके से वो एक्टिन फिलामेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से में फेस कराता है, या मीन्स की एक मीन्स स्केलेटन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। अब हम लोग मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो जैसा बेसिकली मेजर कंपोनेंट तो हमने बताया कि 50% क्या होता है, 50% होता है हमारा लिपिड और 47 के अप्रॉक्स प्रोटीन होता है, और इसके बाद 3 to मीन्स की 2 to 10% या 3 to 10% भी कहीं लिखा होता है, इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लिपिड बाइलेयर में। तो जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस फेस में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में होते हैं। इनको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जहां पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा सेल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो सेल में एक सेल कोट बना लेता है, उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया कि मीन्स की कोई सेल है, सेल के ऊपर जो भी कार्बोहाइड्रेट के कहीं भी एक्यूमुलेशन होते हैं, और ज्यादातर जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोटीन पे जो लिंक्ड होते हैं, लिपिड से लिंक्ड होते हैं, वो कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे होते हैं। और जहां भी वो ज्यादा कंटेंट पाया जाएगा उसको सेल कोट बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और भी एडिशन बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है, या और उनको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट है वो 2 to 10% है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है मीन्स कि 2 to 10% में से अगर मान लीजिए 2% किसी में, तो 2% का 90% क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे जुड़े हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़े हो तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तो मोर देन 90% ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है। और ये कैसे अटैच होते हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं प्रोटीन से या लिपिड से। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय प्रोसेस ऑफ, जैसा हमें पता है कि ग्लाइकोसिलेशन के थ्रू उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट एज शॉर्ट ब्रांच हाइड्रोफिलिक ओलिगोसैकेराइड हैविंग फ्यूअर देन 15 कार्बन, मीन्स की बेसिकली जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15 कार्बन के होते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्रोजेक्शन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिएटिंग
मीन्स कि इनका रोल कहाँ कहाँ पे, इंटरेक्शन ऑफ सेल्स विद एनवायरनमेंट, सेल से एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हो। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो मेडिएट द सेल सेल एडेशन, मीन्स कि इनका क्या क्या फंक्शन है, या तो वो इंटरेक्शन करेंगे सेल का एनवायरनमेंट के थ्रू, हेल्प करेंगे उसमें, या सेल सेल एडेशन में हेल्प करेंगे, या फिर प्रोटेक्शन करेंगे सेल सरफेस फ्रॉम द मैकेनिकल और केमिकल डैमेज, कि कोई भी तरीके का मैकेनिकल या केमिकल डैमेज हो रहा है तो उससे वो प्रोटेक्ट करें। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की, तो जो मीन्स कि ये होता है रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे पर्सन को ए बी और ए बी ओ में किसके थ्रू वो आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के ऊपर क्या होते हैं जो डिटरमाइन किया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोफोरिन हैव वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन is able to span a phospholipid bilayer membrane only। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ग्लाइकोफोरिन एक हाइड्रोफोबिक, उसके पास एक ही हाइड्रोफोबिक डोमेन है, तो अगर उसको मेम्ब्रेन में वो स्पैन कैसे करेगा कि एक ही हाइड्रोफोबिक डोमेन है, तो मीन्स कि जैसे मान लीजिए 100 अमाइनो एसिड रेजिड्यू की क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो कि ये हाइड्रोफोबिक है, तो अब ये वाला अगर अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो एक ही बार तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वन पास हो जाएगा। वैसे भी हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्लाइकोफोरिन क्या होती है, वन पास मेम्ब्रेन या सिंगल पास मेम्ब्रेन होती है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSIR दिसंबर 2015 में आया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द लिपिड मोइटी इन लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसा कि हमने लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बारे में बताया था, कौन कौन सी प्रोटीन होती है, ऐसी फैटी एसिड चेन में माइरिस्टिक एसिड या फिर पामिटिक एसिड से होती है। दूसरी प्रेनाइल वाली प्रोटीन होती है, जैसे कि जर्नाइल फॉस्फेट, जर्नाइल से अटैच हो जाए, या फिर फार्नेसाइल से अटैच हो जाए, तो ये भी हो गया। थर्ड कैटेगरी हमने क्या बताई थी, हाँ कि GPI एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो अब इसमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन्स होती है जो कि लिपिड मोइटी उनमें इन्वॉल्व होती है, उन प्रोटीन्स में इनमें से कौन सी लिपिड मोइटी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, तो हमने बता दिया GPI होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है, पामिटिक एसिड होता है, प्रेनाइल ग्रुप्स होते हैं, तो ये सब तो होते हैं, नहीं कौन सा यही बताना है। तो पाल्मिटिक एसिड होता ही है ना, ये तो फिर ये हमारा, क्योंकि डज नॉट पूछा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। स्टीयरिक एसिड, अब स्टीयरिक एसिड का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अब मीन्स कि ये इन्वॉल्व नहीं होती लिपिड एंकर प्रोटीन में, लेकिन फार्नेसाइल, जैसा हमने बताया फार्नेसाइल भी इन्वॉल्व होता है, मिरिस्टिक भी इन्वॉल्व होता है, तो कौन इन्वॉल्व नहीं होता है लिपिड एंकर प्रोटीन में, स्टीयरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये गेट 2014 में आया है। इसमें क्या था, गिवन बिलो इज द हाइड्रोपैथी प्लॉट ऑफ मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखिए हाइड्रोपैथी इंडेक्स दिया है, किलो जूल पर मोल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही एनर्जी यहाँ पे दी गई है। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू मीन्स कि यहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड हैं, और यहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो अब ये बनाया गया है ग्राफ, और ये क्या, फर्स्ट अमाइनो एसिड इन द विंडो, किस तरीके से ये विंडो में यहाँ से अमाइनो एसिड, ये एन टर्मिनल मान लीजिए होगा, ये सी टर्मिनल होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा शो किया गया। अब इसमें से ये देख के आपको, इस ग्राफ को देख के बताना हाउ मेनी ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। इस प्रोटीन में आपको बताना है कि कितने हेलाइसिस हैं। तो अब हमें पता है कि कोई भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में इंटीग्रेट होती है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होने चाहिए, और किसके थ्रू किया जा सकता है, हाइड्रोपैथी इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज, हाँ, तो ये फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दूसरी, तो ये बात तो पता चली, और जो भी मेम्ब्रेन में मीन्स की अगर ये मेम्ब्रेन है और इसमें ये क्या हुआ, ट्रांस मेम्ब्रेन हुआ, तो कितने अमाइनो एसिड का होता है, 20 to 30 अमाइनो एसिड। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है। अब ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड दिख रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो मीन्स कि ये क्या, एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन ये बन गया, तो एक तो दिख ही रहा है। फिर इसके बाद फिर ये नीचे हाइड्रोफिलिक है, फिर यहाँ पे एक दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी क्या, 20 to 30 अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 20 अमाइनो एसिड का
कंडीशन पूरा हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत कम अमाइनो एसिड, जब बहुत कम नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन शो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसमें कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि CSIR दिसंबर 2015 में आया है। मेम्ब्रेन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड, क्योंकि ER पे प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनल्स। इसके बाद ER पे सिंथेसाइज होके बहुत सारे ऑर्गेनल्स पे जाती है। ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। वन हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉर्टिंग इज हाइड्रोफोबिसिटी, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन की हाइपोथेसिस के लिए एक हाइड्रोफोबिसिटी मीन्स की सॉर्टिंग के लिए, मीन्स की प्रोटीन अगर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पे जा रही है तो उसकी सॉर्टिंग के लिए एक हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग भी होता है, इन्वॉल्व होता है। द प्रोटीन विद शॉर्टर ट्रांस मेम्ब्रेन, जिस प्रोटीन का ट्रांस मेम्ब्रेन शॉर्टर protein with a shorter transmembrane portion would partition into thinner membrane, मीन्स कि जो मेम्ब्रेन थिन होगी, है ना, उस थिन मेम्ब्रेन में कैसा मेम्ब्रेन प्रोटीन जा रहा है, जो कि शॉर्टर ट्रांस मेम्ब्रेन होगा, लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं, थिन मेम्ब्रेन में। मीन्स कि ये एक हाइपोथेसिस बताई गई है कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुई, फिर इसके बाद प्रोटीन को सॉर्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पे भेजा जाता है। तो एक हाइपोथेसिस बताया गया कि मेम्ब्रेन प्रोटीन की सॉर्टिंग के लिए हाइड्रोफोबिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फिर ये देखा गया, उसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो कि जिनके पास शॉर्ट ट्रांस मेम्ब्रेन, शॉर्टर मीन्स कि छोटा चेन होगा, छोटा चेन होगा, तो वो जो थिन लिपिड बाइलेयर होगा, पतला लिपिड बाइलेयर होगा, वहीं पे जाके वो अपना जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, मीन्स कि ट्रांस मेम्ब्रेन शो करेगा। तो अब इसके बाद इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। क्या देखे? इट वाज फाउंड दैट द ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन गोल्जी आर शॉर्टर देन दोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने पहला क्या देखा कि जो गोल्जी था और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, तो ये देखा गया कि जो गोल्जी में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जा रही है वो शॉर्ट थी, मीन्स कि शॉर्टर वाली थी, और जो प्लाज्मा में पाई जा रही है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शॉर्टर थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली ट्रांस मेम्ब्रेन लॉन्गर थी। फिर इसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ बाइलेयर। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की इसको बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा कि थिकनेस इसका बढ़ जाता है अगर कोलेस्ट्रॉल को हम इंक्रीज करें। दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या बताया कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देते तो मेम्ब्रेन का थिकनेस इंक्रीज हो जाता। ये भी एक मीन्स कि एक ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये दिया कि द फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन ऑफ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम। तीसरा ये बताया कि चाहे गोल्जी हो और चाहे ये हो लिपिड बाइलेयर मीन्स की मेम्ब्रेन, दोनों का ही जो लिपिड कॉम्पोजिशन है वो सेम है, लेकिन अगर हम लोग लिपिड कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन बढ़ाते हैं तो मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है। और ये वाला क्या था कि अगर हम जो गोल्जी मेम्ब्रेन है वहां पे क्या हो रहा है कि शॉर्टर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जाके देखी गई, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लॉन्गर वाली देखी गई। तो अब इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन देन द प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मुझे तो लग रहा है कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे अकॉर्डिंग यही देखिए, फिर नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर, क्योंकि यहाँ तो पहले ही बता दिया कि जो शॉर्टर पोर्शन था वही गोल्जी मेम्ब्रेन में देखा गया, आर शॉर्टर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो लंबा नहीं होगा गोल्जी का, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। प्रोटीन ऑफ बोथ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सेम लेंथ ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक डिफरेंस ऑब्जर्वेशन में दिखाया गया कि जो गोल्जी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वहां पे शॉर्टर वाला होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती है वो लॉन्गर वाला। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी मेम्ब्रेन देन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बोला कि कोलेस्ट्रॉल अगर गोल्जी मेम्ब्रेन में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि थिकर हो जाएगी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी मेम्ब्रेन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गोल्जी मेम्ब्रेन को क्या बोला गया कि कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन गोल्जी मेम्ब्रेन में ज्यादा था लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम था। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर प्रोटीन गोल्जी मेम्ब्रेन प्रोटीन जब शॉर्ट
वाली गई है, मींस की शॉर्ट चेन वाली गई है, और हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, थिक कर देता है मेम्ब्रेन को। तो ऐसा तो नहीं हो कि गोल्जी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, गोल्जी मेम्ब्रेन जब थिनर मेम्ब्रेन है तो वहाँ तो कोलेस्ट्रॉल कम ही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है उसके पास लॉन्गर ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है देन प्रोटीन इन गोल्जी मेम्ब्रेन। तो गोल्जी मेम्ब्रेन से ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लॉन्गर है। तो अभी आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।